ओके, तो अभी तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारी बेसिक रिजिड बॉडीज हैं, जो स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, रॉड, रिंग, डिस्क, है ना, सिलेंडर, स्फेयर, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है, एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे आज, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे मेनली पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको याद रहने चाहिए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, रॉड के बारे में बात की थी कि ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं तो हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाला था I1 और इसके जो मिड पॉइंट से पास हो रहा है उसके अबाउट निकाला था I2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो रॉड है ये है हमारी रॉड, मास m और लेंथ l, ठीक है। और यहां हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैं बात करूं I1, तो I1 क्या आता था, इसका जो I1 आता था वो आता था 1/3 ml², और अगर मैं I2 की बात करूं तो वो कितना था 1/12 ml², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली रॉड में हमने एक और केस देखा था कि अगर रॉड को मैं ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख दूं, फर्स्ट वाले केस में मैंने रॉड को कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर रॉड को मैं वर्टिकल पोजीशन में रख दूं और ये मेरी एक्सिस होती है और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, ठीक है। ये है मास m, लेंथ l, फिर से, और इसको अगर मैं I3 नाम दूं तो यहां पे ये जो मेरा I3 आ रहा है वो मेरा कितना आएगा, वो मेरा आ जाएगा m, और ये डिस्टेंस को अगर मैं d बोलूं तो md², कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसी में बात की थी एक रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती, ठीक है, और इसका है मास m, और मास m ले लो, और ये जो लेंथ है वो l ले लेते हैं, और ये विड्थ है उसको h बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो एक हमने इसके अबाउट पूछ लेते हैं I1, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स सपोज हम पूछ लेते हैं मिड पॉइंट के अबाउट, ये जो मिड पॉइंट से जो पास होते हुए हमारी एक्सिस है उसके अबाउट। तो देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, तो हमने इस केस में क्या देखा था कि इस केस में ये जो एक्सिस है उस एक्सिस के जो पैरेलल लेंथ होती है उसका इंडिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h आता है। तो क्यों ना मैं इसको चपटा करके रॉड मान लूं, वही बोला था मैंने, ठीक है। तो जो I1 होता है, I1 आता है हमारा कितना, ये आता है 1/3 ml²। और अगर मैं I2 के बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर केस में, तो I2 इसके अबाउट है, तो एक्सिस के जो पैरेलल लेंथ है, बोले तो ये वाली लेंथ, इसका इंडिपेंडेंट आएगा। तो इस बार अगर तुम रॉड बनाओगे भी तो रॉड तुम्हारी कैसे बनेगी, ऐसी रॉड बनेगी, ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। और ऐसी बनेगी तो इसके अबाउट क्या आता है, ये और ये एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो ये वाला केस हो गया I2 वाला, तो इसके अबाउट आ जाएगा 1/12 m, और ये हमारा लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें, h²। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात हो गई। उसके बाद हमने और भी बातें की थी, हमने देखा था रिंग का भी देखा था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। तो लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रिंग मास m, रेडियस r, ये हमारा फर्स्ट वाला केस है, ठीक है। और रिंग मास m, रेडियस r, तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है हमारा, mr², मास है रेडियस r। अगर यहीं पे हम लोग लेट्स सपोज सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते, हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग लेते, मास m और रेडियस r,
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो भी सेम आता mr²। और एक्सिस कौन सी है? एक्सिस है हमारी ये सेंटर से पास होते हुई प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हमारा mr²। सिमिलरली अगर मैं यहां पे आर्क ले लेता, एक आर्क ले लेता, मास m रेडियस r, बोले तो ऐसे कुछ शेप होता उसका। तो ये कंप्लीट रिंग नहीं है, ये हमने कुछ आर्क ले ली है कुछ एंगल थीटा पे, ठीक है। और इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होते हुए एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? mr²। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमने बात की थी किसके बारे में? डिस्क के बारे में बात की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा डिस्क। और अगर मैं डिस्क के बारे में बात करूं, डिस्क मास m रेडियस r, तो ये हमारी एक पूरी डिस्क होती, ठीक है। और हम डिस्क में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो फिर से हम निकाल रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कितना आता है? mr²/2। और अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क होती तो भी आंसर जो है वो सेम ही बनता है। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और सेंटर से पास होती हुई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो भी आंसर आता है mr²/2। और अगर हमारे पास कुछ आर्क होता, एक डिस्क का ही एक सेक्शन हमने काट लिया होता, हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं पूरे की, ठीक है, तो यहां पे ऐसा कुछ, तो इस पूरे का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं सेंटर से पास होते ही प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका भी क्या आता है? mr²/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसके बारे में देखे थे। और इसके अलावा हमने और भी बातें की थी। इसके अलावा हमने सिलेंडर के बारे में बातें की है। तो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालना चाहूं तो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। एक है हमारे पास हॉलो सिलेंडर, मास m रेडियस r, और एक है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, मास m रेडियस r। ये है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। हमें सेंटर से पास होते हुए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये जो हॉलो है इसमें इसकी हाइट कितनी है इसका इंडिपेंडेंट आता है, चाहे सॉलिड में भी हाइट का इंडिपेंडेंट आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसके मास पे और इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। और कितना आ जाएगा? तो इसको आपका ये हाइट का इंडिपेंडेंट है, तो अगर मैं हाइट ऑलमोस्ट 0 कर दूं तो क्या रिंग बन जाएगा? और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? mr²। तो इसका भी mr² ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइट का इंडिपेंडेंट है, तो अगर मैं हाइट को ऑलमोस्ट 0 कर दूं तो क्या डिस्क बन जाएगा ये? और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो इसका भी क्या होगा? mr²/2। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमने स्फीयर के बारे में और बातें की थी, वो भी सुन लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी हॉलो स्फीयर, मास m रेडियस r, एंड सॉलिड स्फीयर, मास m रेडियस r। ये हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर से पास होते ही जो एक्सिस है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। और ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, इसमें भी इसके जो सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मास m है, दोनों की रेडियस r है। तो यहां पे हॉलो का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/3 mr², ठीक है। और सॉलिड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/5 mr²। तो अभी तक मैंने ये जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं जो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ कर लिए थे, ठीक है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए।
इसके अलावा हम और डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब जो सवाल आता है नेक्स्ट, वो क्या आता है वो सुनते हैं। तो ये तो हमने लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर ली कि अभी तक हमें ये जो बॉडीज हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो गए और हमने लिस्ट बना ली है, ठीक है। और कुछ हमने पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अब सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, मास m, लेंथ l, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसका I1, मुझे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I2, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम यहां से इस एक्सिस के अबाउट निकालो और ये जो डिस्टेंस है वो l/3 है। तो अब बताओ I3 की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका तो क्या है कि जैसे हमने I1 और I2 निकाला है इंटीग्रेशन करके, वैसे ही हम एलिमेंट्री पार्टिकल मानेंगे और इंटीग्रेशन करके I3 निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये, अच्छा इसके लिए I3 निकाल लिया, फिर मैंने यहां पूछा होता, तो यहां पूछा होता मैंने l/4 डिस्टेंस पे, तो फिर आप I4 भी ऐसे निकालते, ठीक है। यहां कहीं पूछा होता मैंने कुछ डिस्टेंस पे, तो फिर आप I5 भी ऐसे निकालते। तो आप कितनी बार इंटीग्रेशन करोगे, ऐसे तो आपको हर बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है कि सवाल ऐसा कुछ होता कि मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, ठीक है, और हॉलो स्फीयर मान लेते हैं, सेंटर के अबाउट आपको पता है I1 होता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसके पैरेलल ये जो डिस्टेंस r/2 है, इस एक्सिस पे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये चीज समझ पा रहे हो कि इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, अब मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो क्या आप फिर से इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे? ऐसे तो बहुत दिक्कत आएगी, ऐसे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे ये वाला हुआ कि ये रिंग है, रिंग में आपको ये रिंग है, ये ऐसे रखी हुई है प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। मैंने पूछा कि ये यहां से पास क्यों नहीं चाहिए, यहां से पास होती हुई एक्सिस जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, या फिर यहां से ये डिस्टेंस r/2 है, इससे पास होते हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ऐसे आप कितनी बार इंटीग्रेट करोगे? और याद रखो, मैं यहां पे जो सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि ये सारी एक्सिस पैरेलल है। अगर मुझे I1 के अबाउट पता है, ठीक है, तो बाकी सारी एक्सिस उसके पैरेलल है। मुझे इसके अबाउट पता है, तो ये मैंने उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई जुगाड़ एग्जिस्ट करती है कि मुझे इंटीग्रेशन ना करना पड़े? कोई दूसरा मेथड है जिसके थ्रू अगर मुझे एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल सकता हूं बहुत ही इजीली विदाउट डूइंग सो मच ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आंसर है जी हां, हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट पता है, तो आप उसके पैरेलल जो दूसरी एक्सिस है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही हमारा टॉपिक है आज का कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और कैसे यूज करते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो सीखना है हमको। तो चलो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की नीड क्यों थी, राइट? कि हमें एक एक्सिस के अबाउट पता है, उसके पैरेलल हमें दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमें बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, वो सुनते हैं सबसे पहले। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या बोलती है कि मान लो आपके पास है कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहां पे कहीं है, और सेंटर ऑफ मास से पास होते हुई एक एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस है, यहां से पास हो रही है, इसको हमने नाम दिया एक्सिस A1, ठीक है। और अपनी सहूलियत के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन है, मान लिया हमने सहूलियत के लिए। और इसी के पैरेलल एक और एक्सिस है जो है हमारी, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन माना हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज x0, y0, और इससे पैरेलल
एक और एक्सिस पास हो रही है जिसका नाम है एक्सिस A2। तो जो एक्सिस A1 है और एक्सिस A2 है दोनों कैसी है, पैरेलल एक्सिस है। और इस रिजिड बॉडी का एक्सिस A1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है ICM, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको हमने नाम दे दिया IP। पॉइंट P के अबाउट पास हो रहा है तो IP नाम दे दिया, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको नाम दे दिया हमने ICM। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या बोलती है वो सुनो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि IP जो है वो होगा आपका ICM प्लस इस बॉडी का लेट्स सपोज मास m है प्लस m d स्क्वायर। यहां पे किस टर्म का क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं। यहां पे ये जो ICM है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass। तो ये जो सेंटर मास से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट इस बॉडी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं IP की बात करूं तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस A2 which is parallel to axis A1, which is parallel to axis A1। और axis A1 क्या थी, axis A1 थी वो एक्सिस जो सेंटर मास से पास हो रही है। तो उसके अबाउट जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहां पे m क्या है, m है हमारा मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और d जो है, d क्या है यहां पे, d है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस A1 एंड A2। ये जो एक्सिस A1 A2 है इनके बीच में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आई थिंक आपको यहां पे देख के इसी समझ में आ रही होगी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0, 0 और ये सेंटर मास से जो पास एक्सिस हो रही है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0। तो इनके बीच अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर इसकी पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सवाल ये है कि ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई है, ठीक है, इसका क्या प्रूफ है कि यही टर्म लिखा जाएगा। तो वो चीज सुनते हैं। और यहां पे याद रखना इस पर्टिकुलर केस में कि हमारा ये है, इसमें दो एक्सिस है पैरेलल, इसमें दो एक्सिस पैरेलल है, एक A1 एक्सिस है एक A2 एक्सिस है, और इनमें से एक एक्सिस सेंटर मास से पास हो रही है। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि यहां पे वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर मास। ऐसा क्यों है अभी प्रूफ जब मैं करवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। अब सवाल यह है कि ये अच्छा ये जो थ्योरम आई है क्या प्रूफ है इसका, यही एग्जैक्ट टर्म क्या आ रहा है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि थ्योरम आई कहां से है। तो यहां पे देखो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहां पे मोटे मोटे 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट, हमने सेंटर मास जो है उससे एक एक्सिस पास हो रही है A1 और सेंटर मास को हमने ओरिजिन पे माना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने यहां पे RCM जो है वो ओरिजिन पे माना है। और RCM ओरिजिन पे होने का मतलब समझते हो कि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है जो एक्चुअली आता MIXI डिवाइड बाय सिग्मा MI, यही तो आता। ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, तो हर एक पॉइंट पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं सिग्मा MIXI डिवाइड बाय सिग्मा MI। ये जो है वो आपका 0 है। और सिमिलरली यहां YCM लिखते सिग्मा MIYI डिवाइड बाय सिग्मा MI, ये भी आपका क्या है 0 है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं सेंटर मास जो ICM की वैल्यू निकालूं तो ICM की वैल्यू क्या होगी, तो ICM की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे कोई भी पॉइंट पार्टिकल लेते। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा एक जो पॉइंट पार्टिकल है वो यहां पे है, ठीक है। ऐसे रैंडमली हम कुछ रैंडमली पॉइंट पार्टिकल चूज करते
तो ये हमने चूज कर दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xi, yi, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, x2। ऐसे एक और पॉइंट पार्टिकल होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। फिर एक और पॉइंट पार्टिकल होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में। तो अगर मैं ICM निकालूंगा तो इस एक्सिस के अबाउट ICM क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा mi xi स्क्वायर, सिग्मा mi xi नहीं, सिग्मा mi ri स्क्वायर। यही तो होता है कि ये जो हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे ri क्या है, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से। यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां पे ri की वैल्यू पुट करूं तो ri की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा सिग्मा mi। ri की वैल्यू अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xi, yi, तो ये ri की वैल्यू आ जाएगी xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 1/2, इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये जो मेरा ICM लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। ये मेरा ICM की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली मुझे निकालना है IP की वैल्यू, ठीक है, कि जो एक्सिस A2 है इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो जो थर्ड पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है वो है, हम इसके अबाउट निकालेंगे। तो इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अबाउट भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा mi, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आ जाएगा उसको r डैश बोल देते हैं, ठीक है, ri डैश का स्क्वायर, यही करेंगे। और अगर आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा mi परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर xi और x0 के बीच में लिखूं तो xi माइनस x0 का स्क्वायर प्लस yi माइनस y0 का स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर 1/2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये तो r डैश की वैल्यू होगी, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया? r डैश की वैल्यू क्या है, xi माइनस x0 का स्क्वायर प्लस yi माइनस y0 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये r डैश की वैल्यू है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये है हमारा फाइनल चीज। तो यहां से ये कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सिग्मा mi। अब ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा हुआ है अंदर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा xi स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर माइनस 2xi x0, ठीक है, प्लस इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा yi स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर माइनस 2yi y0। यहां से मैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, xi और yi वाले टर्म को मैं एक साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर प्लस सिग्मा mi, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों टर्म को अलग कर लिया, अब मैं इन दोनों टर्म को अलग कर लूं। इन दोनों टर्म को अलग करूंगा तो क्या बन जाएगा, सिग्मा mi x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। और अब जो रिमेनिंग टर्म है ये वाला और ये वाला, इनको अलग कर देते हैं। इनको अलग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, यहां से 2x0 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा 2x0 सिग्मा mi xi। सिमिलरली यहां पे 2y0 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दूं, 2y0 सिग्मा mi yi। ये हमारा IP की वैल्यू आई। जरा ध्यान से देखो यहां पे किस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। यहां पे क्या ये जो टर्म लिखा हुआ है ये तुम्हारा ICM लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, ध्यान से देखो। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सिग्मा mi, क्या हो जाएगा, देखो xi x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा mi। सिग्मा mi क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो क्या ये टर्म लिखा हुआ है md स्क्वायर, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और जरा इन टर्म्स को देखो, अगर यहां पे इन टर्म्स की बात करोगे तो ये 2x0 तो बाहर है, सिग्मा mi xi। क्या जब मैंने पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन किया था कि हमने
सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे माना है, तो उसके हिसाब से सिग्मा एम आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सिमिलरली सिग्मा एम आई वाई आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये चीज समझ पा रहे हो कि यहां पे ये वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो यहां पे आपका जो आईपी आ गया वो आ गया आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। ये इसका प्रूफ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा पहली बार में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे इस एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते टाइम आपको एक आध दो पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है वो पॉइंट्स, तो हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सुन लेते हैं, ठीक है। क्या कहानी है, तो यहां पे ये जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गई वो आ गई आईपी इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है कि जो एक्सिस A1 और एक्सिस A2 कैसी है, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है both the axis must be parallel। आपकी दोनों की दोनों एक्सिस कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो एक्सिस A1 और एक्सिस A2 है, यहां हमने दो एक्सिस ली है और इनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ये पॉइंट जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, कंडीशन है। ये कंडीशन तो फॉलो होनी ही चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आप ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये यूज नहीं कर पाओगे। सोचो क्यों, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, जब आपने इसका डेरिवेशन किया था तो आपने याद करो वो सिग्मा एम आई एक्स आई और सिग्मा एम आई वाई आई इन वाले टर्म्स को जीरो कर दिया था। क्यों, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, क्योंकि आपका जो वन ऑफ द एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अगर ऐसा हुआ कि हमारा एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हुई तो क्या आप वो सिग्मा एम आई एक्स आई और सिग्मा एम आई वाई आई वाले टर्म्स को जीरो कर पाओगे, नहीं। तो वो वाले टर्म्स नॉन जीरो आएंगे और वो वाले टर्म्स नॉन जीरो आएंगे तो फिर ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो गलत हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए कंडीशन ही यही है कि वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो एक्सिस A1 है, A1 इज द एक्सिस corresponding to minimum moment of inertia। मतलब ये जो एक्सिस है A1 जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, वो एक्सिस के अबाउट आपका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो कि आपका जो आईसीएम है वही तो है आपका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोच पा रहे हो, सोच के देखो, अगर इसके अलावा तुम कोई भी एक्सिस लोगे, अगर एक्सिस A1 के अलावा तुम कोई भी दूसरी एक्सिस ले लो और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या वहां पे ICM प्लस MD स्क्वायर आएगा और D कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो आप कोई भी दूसरी एक्सिस ले लो और उसके बाद अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ही आएगा, और कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो वो जो टर्म है वो बनेगा ICM प्लस MD स्क्वायर, मतलब ICM से बड़ा बन गया। तो ये जो एक्सिस A1 है ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो सेंटर मास से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई थ्योरी वाली जो मुझे बतानी थी। अब थोड़ा एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में यूज कैसे करना है इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, ठीक है। तो चलो समझते हैं फिर क्या दिक्कत है। तो मान लो यहां पे मैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन की बात करूं कि आपको
ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड में आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था आपको, राइट। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है मास m, लेंथ l, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है, 1/12 ml² होता है, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो कैसे निकालते, तो आप बोलते कि ये दोनों एक्सिस जो हैं वो कैसी हैं, पैरेलल है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। जो नोट वाले पॉइंट है वो याद रखना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। पहली कंडीशन कि दोनों एक्सिस पैरेलल है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। सेकंड कंडीशन कि वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो हाँ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक एक्सिस, तो हम लगा सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो उसके हिसाब से I डैश शुड बी इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, वो है IP इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। मतलब ये जो IP है वो हमारा I डैश है, ICM क्या है, ये है हमारा I0 प्लस MD²। वैल्यू छाप देते हैं, ठीक है, वैल्यू छापेंगे तो यहां पे I0 की वैल्यू कितनी है, 1/12 ml² प्लस m, d कितना है, ये लेंथ कितनी है, l/2, तो l/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/12 ml² प्लस 1/4 ml²। 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कितना हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, और 4/12 ml², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 ml²। तो यहां से जो I डैश है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 ml²। ये समझ पा रहे हो, और यही तो आंसर आता है, यही तो आंसर आता है एक्सिस के अबाउट 1/12 ml²। या आप उल्टा भी कर सकते थे, मान लो आपको ये पता होता I डैश और आपसे I0 पूछा होता तो भी आप सेम इक्वेशन लगाते और सॉल्व कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की। और एग्जांपल सुन लो, अगर इसी में मैं रॉड वाले केस लेता हूं फिर से, और यहीं पे मान लेते हैं कि आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, ठीक है, और आपको इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिर्फ वही पता होता, 1/3 ml² आपको पता है इसके अबाउट। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि ये बताओ, ये जो है यहां से डिस्टेंस है l/4, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ये वही है, एक रॉड है, मास m, लेंथ l, ठीक है। अब क्या आप इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों एक्सिस पैरेलल है, यूज कर सकते हैं, नहीं, सेकंड भी तो फॉलो होना चाहिए पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, हमें इसके अबाउट तो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो दूसरी एक्सिस है वो किससे पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। मतलब आप इन दो के बीच में नहीं लगा पाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करनी पड़ेगी ICM, और अब आप इन दोनों के बीच में लगा सकते हो, किसके, इसके और इसके बीच में। ये चीज समझ पा रहे हो, तो यहां पे अगर आप निकालोगे I डैश तो वो आ जाएगा ICM प्लस MD²। ICM क्या है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो अच्छी बात है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में मुझे पता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/12 ml², बट लेट्स सपोज मुझे नहीं पता होता, अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे सिर्फ ये पता होता बस इस पूरे क्वेश्चन में, तो मैं कैसे निकालता, तो मैं पहले निकालता ICM निकालता। और ध्यान से सुनो, ICM निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती पहले। तो सबसे पहले तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में लगाता तो मैं बोलता I0 इज इक्वल टू ICM प्लस I0 इज इक्वल टू ICM प्लस M, और ये डिस्टेंस कितना है, l/2 का स्क्वायर। ये चीज समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, पहले हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम सच दैट मुझे ICM की वैल्यू पता चल जाती, ठीक है। तो यहां से I0 कितना दिया हुआ है, 1/3 ml² आपको पता है, इज इक्वल टू ICM प्लस ml² बाय 4, तो यहां से ICM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 ml² माइनस 1/4 ml², ये कितना आ जाएगा, 1/12 ml²। तो यहां से आपने ICM की वैल्यू निकाल ली, और अब ICM की वैल्यू आप इसमें छाप दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी क्या है, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम है,
और इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मतलब आई डैश इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम, डी की वैल्यू कितनी है L/4, ये है डी हमारा L/4। अब यहां पे आपको आईसीएम की वैल्यू पता है, आपने जस्ट अभी अभी निकाली है 1/12 ml² प्लस m L²/60, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ml², 4 कॉमन आ जाएगा तो ml²/4 कॉमन निकाल लो, ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7/48 ml²। ये आपकी किसकी वैल्यू है, आई डैश की वैल्यू है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको पहले आईसीएम निकालना पड़े और फिर उस आईसीएम की वैल्यू आपको यहां छापनी पड़े। तो हो सकता है आपको 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। जैसे और अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं तो और बेटर समझ में आएगा, तो सुनते रहो फिर एग्जांपल्स। जैसे मान लो अगर मैं ट्रायंगल वाले केस की बात करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मास m लेंथ l, ध्यान सुनना। और अब मुझे क्या पूछा जाए, मुझे ये पूछा जाए कि इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये जो लेंथ है वो लेंथ l है, ठीक है। तो ये हमारा l है और ये हमारा h है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए जो एक्सिस है, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर केस में मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, लेकिन ना तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ना ही ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फिर आपको 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है, यहां पे इसका L/3 होता है यहां से, तो यहां से L/3 इस डिस्टेंस से यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये होगा आपका आईसीएम, जो कि आपको पहले निकालना पड़ेगा और फिर आईसीएम और इस एक्सिस के बीच में आपको लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला मुझे पता है, इसको नाम देता हूं मैं I0, और I0 कितना होता है इसके अबाउट, ये होता है 1/6 ml², और ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है L/6 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इन दोनों के बीच में लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मैं बोलूंगा आई डैश जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा ICM प्लस MD², ठीक है। बट ये मैं अभी यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेता हूं। किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लगाऊंगा तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं I0, तो I0 की वैल्यू कितनी आती, I0 की वैल्यू आती ICM प्लस M इंटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/3 का स्क्वायर। आती कि नहीं आती, यही आती। तो यहां से आप ICM की वैल्यू निकाल सकते हो, और ICM की जो वैल्यू है वो यहां से है I0 माइनस M L/3 का स्क्वायर। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ICM की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो यहां से जो ICM की वैल्यू है वो कितनी हो गई, तो I0 कितना है 1/6 ml² माइनस ये कितना हो जाएगा ml²/9। यहां से 1/3 ml² कॉमन ले लो, ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/6 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/18 ml²। ये आपका ICM है। ये चीज समझ पा रहे हो। तो पहले आपको ICM निकालना पड़ा है क्योंकि आपको ICM नहीं पता था। तो ये जो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्वेश्चंस करोगे तो सबसे इजी क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ICM पता है और आप उसके पैरेलल एक्सिस के थ्योरम लगा के उसके जो पैरेलल एक्सिस है उसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। बट वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो ऐसे कुछ होंगे जहां आपको ICM भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 था कि I डैश इज इक्वल टू ICM प्लस M। डी कितना है, डी है L/6,
तो आईसीएम की वैल्यू छाप दो यहां पे 1/18 ml² प्लस ये लिखा हुआ है ml²/36, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3/36 ml², बोले तो 1/12 ml²। तो यहां से जो आपकी आई डैश की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/12 ml²। ये समझ में आया? तो ऐसी कुछ कहानी होगी, ठीक है, जहां हमें निकालना होगा। अच्छा, इसके अलावा और भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मान लो आपको सिस्टम ऑफ बॉडीज दिया हो और फिर आपको बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक रॉड दे दी जाए, ठीक है, और ये है रॉड, मास m, लेंथ 2l, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे यहां पे मान लेते हैं एक हॉलो स्फीयर लगा हुआ है जिसका मास m है और रेडियस l है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता। इस बॉडी का नाम A है, इस बॉडी का नाम B है। तो आप क्या करते, आप इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। आप कैसे सॉल्व करते? आप बोलते कि आई डैश क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा कि इस बॉडी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस बॉडी B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है कितना होता है 1/3 ml²। तो 1/3 इसके अबाउट 1/3 ml²। बट इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे नहीं पता। मुझे किसके अबाउट पता है? मुझे इसके अबाउट पता है। ये जो आईसीएम है ये मुझे पता है कितना होता है 2/3 mr²। लेकिन मुझे इसके अबाउट नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और क्या मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। ये सेंटर ऑफ मास का अबाउट मुझे पता है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं और पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है वो है 2l + l, 3l डिस्टेंस है। तो यहां मुझे लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बोले तो IB जो है वो हो जाएगा ICM 2/3 mr² प्लस md²। d की वैल्यू कितनी है 3l। समझ पा रहे हो? ये आंसर होगा आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया हो जहां सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आंसर आ जाए, या हो सकता है आपको पहले आईसीएम निकालना पड़े और फिर 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़े, या हो सकता है ऐसा सिस्टम ऑफ रिलेटेड बॉडीज दे दिया हो और फिर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से एक बॉडी का निकालना पड़े और दूसरी का आपको पता हो, या दोनों का ही निकालना पड़े पैरेलल की हेल्प से, जैसा भी क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी क्वेश्चंस की, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं वो आपको सॉल्व करने हैं। चलो ओके, सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, इसकी लेंथ 4l है, विड्थ l है, ठीक है। आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है I1, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है I2, और एक ये एक्सिस है जो डिस्टेंस l है वन ऑफ द एंड से, उसके अबाउट I3 निकालना है। ये वाला जो है रिंग है मास एंड रेडियस r, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस प्लेन में रखा गया है, ठीक है, इस प्लेन में रखा गया है और एक्सिस जो है वो यहाँ से पास हो रही है ऐसे कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली बात करनी है। सिमिलरली नेक्स्ट में डिस्क है हमारे पास, डिस्क में हमें इस एक्सिस के अबाउट तो निकालना ही है, साथ में सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक और एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, उसके अबाउट निकालनी है। ये सॉलिड स्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको, ठीक है, ये सेंटर है और सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है 2r है, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक और एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट भी निकालना है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। ये जो रॉड है, ये रॉड है 2m मास की और लेंथ 2l की, तो ये भी लेंथ l, ये भी लेंथ l। जस्ट मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है I1, उसके अबाउट एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है I1। आपको I1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने टाइम मिलेगा 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है।
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस एक्सिस के अबाउट कितना आया होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो लेंथ है इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो इसके अबाउट आ जाएगा 1/3 ml²। m और l कितना है 4l का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16/3 ml²। कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट ये भी 1/3 ml² आएगा, तो 1/3 m, और इस बार इस एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ये एक्चुअली ये रॉड ऐसी कुछ बन जाएगी लेंथ l की, तो 1/3 ml²। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है I3, तो I3 निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और हम I1 और I3 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये बात तो सही है, लेकिन इनमें से कोई तो सेंटर मास से पास होनी चाहिए, जो कि पास हो नहीं रही है, तो हमें सेंटर मास से पास होते हुए एक्सिस चाहिए, ये है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICM, और अगर ध्यान से देखो तो इसके लिए हम ये जो लेंथ है L, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और इसको मान सकते हैं कि ये एक रॉड ऐसी है। ये चीज समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी रॉड मान सकते हो। इस एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ होती है उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट आता है। ये हम लोग काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमको पता है। तो यहां पे इसके अबाउट कितना आएगा, इसके अबाउट आ जाएगा 1/12 ml²। तो ICM कितना आ जाएगा 1/12 ml², और ये लेंथ कितनी है 4l, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/12, ठीक है। 16/12 बोले तो 4/3, ये हमारा ICM है। और अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल लेंथ 2l होती है, ये लेंथ l है, तो ये लेंथ l हो जाएगी। तो अगर मुझे निकालना है I3, तो I3 मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ICM प्लस m, l डिस्टेंस कितना है md², तो ये d की वैल्यू है l, ICM कितना है 4/3 ml² प्लस ml², कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 ml²। ये हमारी I3 की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसका I1, I2, I3 निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। रिंग वाले केस में बात करेंगे तो यहां पे ये जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, ICM वो कितना है, सेंटर से एक्सिस पास होती है, अबाउट कितना आता है mr² आता है, और ये डिस्टेंस कितना है पैरेलल, दोनों पैरेलल एक्सिस है, लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों एक्सिस पैरेलल है, प्लस वन ऑफ द एक्सिस सेंटर मास से पास हो रही है, बिल्कुल लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r है। तो अगर मुझे I' की बात करनी है यहां पे, तो I' आ जाएगा ICM प्लस mr², ठीक है, और ICM कितना है mr² प्लस mr², ये हो जाएगा 2mr²। समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हटा देते हैं, सो दैट थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे पास लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे इसके अबाउट। तो हमें सेंटर के अबाउट पता है, हमें सेंटर के अबाउट ICM पता है, और वो कितना होता है हाफ mr²। तो हाफ m, रेडियस कितनी है r है, तो हाफ mr² आ जाएगा। अब आपको I1 के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और अगर आपको I2 के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो काफी सिंपल है इसके अबाउट निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मुझे निकालना है I1, तो I1 आ जाएगा मेरा ICM प्लस m, d की वैल्यू कितनी है r, ICM कितना है हाफ mr², तो हाफ mr² प्लस mr² कितना आ गया, ये 3/2 mr², ये मेरा I1 है। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं I2, और I2 जो है वो आ जाएगा मेरा ICM प्लस m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हाफ mr² प्लस ये है mr²/4, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3/4 mr²। कोई इश्यू नहीं है, ये भी निकाल लिया हमने। सिमिलरली हम इसमें बात करेंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे सेंट्रल मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर है, तो ICM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 m, और रेडियस कितनी है 2r, बोले तो ये आ जाएगा 4, और 4 का ट्वाइस 8/5 mr²। ये है हमारी ICM की वैल्यू। और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है हमारा 2r, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r है। तो क्या करें, लिख देते सारी वैल्यू, छाप देते हैं। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बात करूं, I1 निकालना है मेरे को, तो I1 हो जाएगा ICM
प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम कितना है 8/5 mr² प्लस एम, डी की वैल्यू कितनी है 2r, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4mr² प्लस 4mr² प्लस 8/5, तो ये कितना हो जाएगा 28/5 mr², कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं I2 के लिए। I2 में ICM हो जाएगा 8/5 mr² प्लस m, और d की वैल्यू कितनी है इस बार r है, तो mr², तो ये कितना हो जाएगा 13/5। बहुत सिंपल कहानी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही सिंपल चीजें होती है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको बस ये बताना चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे आप I1 I2 के बीच में नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, आपको ICM पता है, इन दोनों के बीच में लगा दो। नेक्स्ट वाले में करना क्या है, लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको इस बॉडी का नाम बोल देते हैं, रॉड का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो अगर आपको I1 निकालना है तो I1 क्या हो जाएगा, बॉडी A का प्लस बॉडी B का प्लस बॉडी C का, ठीक है। इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के सम करना पड़ेगा। तो एक एक करके छाप देते हैं सबकी वैल्यूज। तो यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें है I', ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी 1 प्लस बॉडी B प्लस बॉडी C। बॉडी 1 का कितना है, रॉड है, रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट कितना होता है 1/12 ml²। तो 1/12 m कितना है 2m, l², l कितना है 2l, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4l² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी B। तो बॉडी B का इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और सेंटर के अबाउट कितना आता है, ये आता है 2/5 mr², ठीक है। तो 2/5 m, r की वैल्यू l है, प्लस ये डिस्टेंस कितना है l प्लस l 2l है। तो ये तो हो जाएगा हमारा बॉडी 1 का, प्लस बॉडी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉडी 2 का हो जाएगा 2/5 m l² ICM प्लस md² m, d की वैल्यू कितनी है 2l, प्लस बॉडी C का निकालना पड़ेगा, और बॉडी C का इसके अबाउट कितना आता है, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट आता है 2/3 mr²। तो ये हो जाएगा 2/3 mr² प्लस m d², परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से भी l प्लस l 2l हो जाएगा फिर से, तो 2l का स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बॉडी A का निकालो, B का निकालो, C का निकालो, तीनों का सम कर दो और उसको सिंपलीफाई कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन देखा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हटा दे, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ये भी काफी सिंपल सी कहानी है कि मान लो आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये रिजिड बॉडी है और ये हमारी बॉडी कैसी है, प्लेनर बॉडी है, ठीक है, और ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। तो आई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई वाई, और ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसके जो परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो है हमारा क्या, जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा जेड एक्सिस। तो अगर मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, अगर मुझे आई एक्स निकालना है तो क्या करूंगा, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चूज कर लूंगा, और उस रैंडम पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स आई कॉमा वाई आई है। तो अगर मुझे आई एक्स निकालना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे आई एक्स निकालना है तो मेरा आई एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, और r क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई आई है। तो मेरा जो आई एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा एम आई वाई आई का स्क्वायर, और ऐसे ही यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो मैं सारे पॉइंट्स का सम कर दूंगा। तो आई एक्स मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे आई वाई निकालूंगा तो वो मेरा आ जाएगा सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा एक्स आई। और अगर मैं यहां पे आई जेड निकालूं तो आई जेड हो जाएगा मेरा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। आर आई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा।
अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या वो आ जाएगा सिग्मा एम आई, आर आई आ जाएगा हमारा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ये है हमारा आर आई का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर। मतलब हम आई जेड जो है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा आई वाई, ये लिखा हुआ है हमारा आई एक्स। तो आई जेड जो है उसको हम लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। यही है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये है कि हमारे पास एक कोई बॉडी है और बॉडी कैसी है? प्लेनर बॉडी है, ठीक है। बॉडी हमारी प्लेनर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेनर नहीं होगी तो अगर मैं आई एक्स निकालने जाऊंगा तो आई एक्स में मेरा वाई आई के साथ में जेड वाला टर्म भी आएगा फिर, अगर बॉडी 3D हुई तो हमने यहाँ पे एक प्लेनर बॉडी ली हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लेनर बॉडी है तो उसमें बोला गया है कि हमारे पास 3 एक्सिस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट पे जाके कट कर रही है। तो ये जो 2 एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है आई एक्स और आई वाई, इन दोनों का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करूं तो मुझे जो परपेंडिकुलर है प्लेन के उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। प्रूफ ये लिखा हुआ है सामने, ठीक है। तो यहां पे क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लिख लेते हैं पहले इसके बारे में कुछ कहानी। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इट इज एप्लीकेबल only for planar bodies। प्लेनर बॉडीज का मतलब क्या है? जो 2D बॉडीज है, ठीक है। ये 3D बॉडीज के लिए अलाउड नहीं है। ये जो हमारी प्लेनर बॉडीज है सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अदरवाइज हम जब आई एक्स निकालते आई वाई निकालते तो वहां पे आई एक्स मेरा सिग्मा एम आई वाई आई नहीं आता, साथ में एक जेड वाला टर्म भी आता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि ऑल द एक्सिस मस्ट बी कॉन्करेंट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे तीनों एक्सिस को कट करना पड़ेगा। तो तीनों एक्सिस किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। और ये जो कट करेंगी, अगर मैं उस पॉइंट के बारे में बात करूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस नीड नॉट टू बी सेंटर ऑफ मास। ऐसा नहीं है कि ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ये किसी भी पॉइंट पे कट कर सकती है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहीं भी लाई कर सकता है। बस कंडीशन इतनी है कि ये बॉडी के प्लेन में लाई करना चाहिए, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस नीड नॉट टू बी सेंटर ऑफ मास, इट कैन बी एनी पॉइंट in the plane of body, in the plane of body which lies on the body or even outside the body। ये जो आप पॉइंट की बात कर रहे हो ये उस बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। आपकी प्लेनर बॉडी है तो बॉडी के प्लेन में कहीं भी हो, जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास पे हो, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो यहां पे कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आप लिख रहे हो कि आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, मतलब ये 2 एक्सिस है आई वन और आई टू बॉडी के प्लेन में है और तीसरी बॉडी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो आई जेड है या जो आई थ्री है वो क्या है? बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है।
तो यहां पे ये जो z एक्सिस है और एक्सिस A3 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या मतलब है इन सारे पॉइंट्स का, अभी एक एक करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अपन हटा देते हैं। क्या बोला मैंने, ये कहानी सुनो। मैंने बोला यहां पे कि परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या है, 3 एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। बाकी कोई कंस्टेंट नहीं है। जैसे पैरेलल में कंस्टेंट क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कंस्टेंट ये था कि सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास होनी चाहिए। यहां पे ऐसे कोई कंस्टेंट नहीं है, बस 3 एक्सिस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बॉडी हमारी प्लेनर होनी चाहिए। हम प्लेनर बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कि हमारे पास रिंग है ये। ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है, मास m, रेडियस r, और रिंग इस बोर्ड के प्लेन में रखी हुई है और इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आप ये बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो क्या करो, आपको पता है कि ये जो एक्सिस है ये हमारी एक एक्सिस हो गई। दूसरी एक्सिस क्यों ना मैं ये मान लूं, मैंने 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली जो कि बॉडी के प्लेन में है। ठीक है, और थर्ड मेरी बॉडी के परपेंडिकुलर है और मुझे यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये तो पता ही है कि अगर मैं इसको बोलूं I3, तो I3 जो है वो मेरा I1 प्लस I2 है। I3 की वैल्यू मुझे पता है, I3 की वैल्यू क्या है, mr² होती है। और रही बात I1 और I2 की, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ड्यू टू सिमेट्री I1 और I2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पे डायमीटर के अलोंग आप कोई भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो, क्या उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 2I1 क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या आ गई, हाफ mr²। इतना इजी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रिंग का। ठीक है, अब ये एक्सिस चाहे आपकी इच्छा थी आप कैसे भी ले लो, हो सकता था आपने एक्सिस ये ले ली होती 2, तो भी इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। सोच के देखो, या नहीं सोच पा रहे हो तो उसको नाम दे दो, I3 नाम दे दो। अच्छा I3 नाम दे रखा है, I4 नाम दे दो। इन दोनों के अबाउट I4 होगा और I4 होगा इन दोनों के अबाउट, और फिर से लगाओगे I3 = I4 + I4, तो क्या फिर से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2, इसके अबाउट आ जाएगा mr²/2। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर आप रिंग में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो कितना आएगा, mr²/2 आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं रिंग की बात नहीं करता, मैं डिस्क की बात कर लेता हूं कि मेरे पास ये एक डिस्क है। ठीक है, मास m, रेडियस r, और मुझे इन दो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा मेरा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लो, उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, I2 और I1 सेम होंगे, और परपेंडिकुलर मुझे पता ही है। तो फिर से आप बोलोगे I3 should be equals to I1 + I2। I3 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, mr²/2 होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये दोनों सेम है I1 और I2, तो ये आ जाएगा 2I1, मतलब डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका आ गया mr²/4। इतना आसान है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, चलो और 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा और अच्छी फील लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो यहीं पे आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये लेंथ 4L है, और मास कितना है इसका, मास m है। इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्यों ना मैं यहां पे 2 एक्सिस ले लूं,
दो परपेंडिकुलर एक्सेस ले लूं, ठीक है, तो ये मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सेस ले ली, दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो बेसिकली हमने तीन एक्सेस ले ली है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सोच के देखो, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सेस है, तो तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो क्या मैं यहां पे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। और मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट पता है, नहीं पता है तो निकाल लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मुझे यहां पे आई डैश निकालना होता तो आई डैश क्या होगा? आई डैश होगा I1 प्लस I2। ये चीज समझ में आती है। अब यहां पे I1 तो आपको पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये होता है 1/3m_L²। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता है। और मुझे निकालना है I2, तो I2 निकालने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। I2 निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि इस सेंटर से पास होते हुई एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता है ICM कितना होता है। इसके लिए हम ऐसी रॉड मान लेंगे, इसको ऐसी रॉड मान लेंगे, तो इसके अबाउट कितना होता है? ये होता है 1/12m_L²। बोले तो ठीक है, L कितना? सॉरी 4L है ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा? 16/12, बोले तो 4/3mL² होता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/3mL², ठीक है, ICM प्लस MD²। अच्छा, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया होगा कि हमने कितना डिस्टेंस पूछा है, तो ये लेंथ L है, मान लो ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L हो जाएगी। तो MD², D की वैल्यू कितनी है? L। इन दोनों का सम करोगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I डैश। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3mL² प्लस ये कितना है? 7/3mL²। ध्यान से देखो कितना आ गया, ये आ गया 8/3mL²। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी, पॉसिबल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो यहां पे आपसे यही डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क इस बोर्ड के प्लेन में रखी हुई है और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये हमारे पास डिस्क है, मास m रेडियस r। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, इसके अबाउट ICM। लेकिन मुझे तो प्लेन के परपेंडिकुलर पता होता है, मुझे तो प्लेन के परपेंडिकुलर पता होता है कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको बोलूं I0 बोलूं तो I0 की वैल्यू प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होती है? हाफ mr² होती है। तो डायमीटर के अबाउट कितनी आ जाएगी? डायमीटर क्या जाएगी? 1/4mr²। अभी अभी निकालना सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर पता है हाफ mr², तो डायमीटर के अबाउट कितनी आ जाएगी? 1/4mr²। और क्या अब मैं लगा सकता हूं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो I डैश क्या आ जाएगा? I डैश आ जाएगा मेरा ICM प्लस MD², बोले तो 1/4mr² प्लस mr²। ये चीज समझ पा रहे हो? तो आंसर आ गया आपका 5/4mr²। ये आपकी I डैश की वैल्यू है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ रही है कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलो सामने 5 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट है, A और B डायमेंशंस है। प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये भी सेम कहानी है, यहाँ पे I1 I2 I3 निकालना है। ये ट्राइंगल है, फिर से प्लेन के परपेंडिकुलर। ये डिस्क है, डिस्क बोर्ड के प्लेन में है और ये एक्सिस भी बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाली बात नहीं है, यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में डिस्क रखी हुई है। और यहाँ पे ये फिर से स्क्वायर प्लेट है, लेंथ L, मास m, ठीक है। हर एक का मास m है, इसका मास भी कितना है? m है, ठीक है। बाकी सबके मास दिए होंगे, आई थिंक नहीं दिए हुए तो मास m ले लो। और यहाँ पे आपको ये जो डायगोनली जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम फिर से मिलेगा 10 मिनट। फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है इसके अबाउट। तो मैं 2 एक्सेस ले लूं परपेंडिकुलर, ये 2
और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, तो हमको पता है कि जो एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ है वो क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल। तो इसके लिए जो रॉड है वो ऐसी बन जाएगी कुछ, बोले तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1 वो आ जाएगा आपका 1/12 mv²। सिमिलरली इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा 1/12 ma²। और हमें इसके अबाउट निकालना है I', तो I' क्या है, दोनों का सम हो जाएगा I1 प्लस I2। बोले तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12 ma² प्लस v²। समझ में आया, बहुत सिंपल सी कहानी है। यहां पे ये सेम क्वेश्चन है, यहां पे a और b सेम है, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, तो a और b सेम है, तो I1 का आंसर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां से अगर देखना चाहो तो आप I1 का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसके अबाउट कितना आ जाएगा, इसके अबाउट आ जाएगा 1/12 ml², इसके अबाउट आ जाएगा 1/12 ml², दोनों का सम करोगे तो I1 का आंसर आ जाएगा 1/6 ml²। तो I1 जो है मेरा वो आ गया 1/6 ml²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर ली मैंने। अब मुझे निकालना है I2, तो I2 निकालने के लिए चाहूं तो मैं यूज कर सकता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगी, एक एक्सिस ये लो और एक एक्सिस ये लो, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मैं बात करूं तो इसके अबाउट कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट वो आता है आपका 1/3 ml², क्योंकि ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन L है। और इसके अबाउट कितना आता है, ये आता है 1/3 m, और ये डायमेंशन भी L है, तो 1/3 ml²। तो I2 जो है वो आ जाएगा 1/3 ml² प्लस 1/3 ml², बोले तो 2/3 ml²। ये तो मैंने यूज किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मेथड नंबर 1। मैं चाहूं तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक और तरीका है, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज कर सकता हूं। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके अबाउट मुझे पता है, I1 पता है, I2 और I1 I2 कैसे हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल है। और देखो ये एक्सिस सेंटर मास से पास हो रही है, तो मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके लिए बस मुझे चाहिए इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ध्यान से देखो ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2, तो ये हो जाएगा L/√2। मतलब मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकता था। और अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता तो मेरा जो I2 है वो आ जाता I1 प्लस md²। बोले तो I1 कितना है 1/6 ml² प्लस md कितना है L/√2 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 ml² प्लस ml²/2। कहां लिखूं, ऊपर लिख दूं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 ml² प्लस ml²/2। 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4/6, बोले तो 2/3 ml²। यही तो आंसर बोल रहे थे हम, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जो। तो आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहो। सिमिलरली रही बात I3 की बात, तो I3 के लिए आप चाहो तो यूज कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या आप चाहो तो यूज कर सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो पूरी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यूज कर लेता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे I1 पता है, ठीक है। तो I1 पता है तो मैंने I3 निकाल सकता हूं। I3 होगा I1 प्लस m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है L/2। वैल्यू छाप देते हैं, वैल्यू छाप देंगे तो ये आ जाएगा, इसके अबाउट कितना था 1/6 ml² प्लस ml²/4, ठीक है। तो इसमें क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 5/12 ml²। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने I1 I2 I3 निकाल लिया। बाकी आप चाहते तो यहां पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज कर सकते थे कि एक एक्सिस ये लेते और एक एक्सिस ये लेते, दोनों के परपेंडिकुलर इसके अबाउट निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। बात करते हैं किसके अबाउट, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, उससे पहले इसको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे I1 निकालना है। तो I1 निकालना है तो 2 एक्सिस ले लो, एक एक्सिस ये ले लो और एक एक्सिस ये ले लो, ठीक है। तो यहां पे इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट कितना आ जाएगा 1/6 ml², ये अच्छा 1/6 ml², और लेंथ कौन सी आएगी, ये वाली आएगी 2l। तो यहां पे 1/6 2l का स्क्वायर, और ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2/3 ml²। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। और अगर मैं इसके अबाउट बात करूं तो
इसके अबाउट बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ एम एल स्क्वायर, हाफ एम, और ये वाली लेंथ आती है। तो यहां पे आप जब I1 निकालोगे तो I1 आ जाएगा इन दोनों का सम, बोले तो हाफ एम एल स्क्वायर प्लस 2/3 एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 3 + 4 7/6 एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं यहां पे I2 के बारे में, तो I2 के लिए मुझे ये दो एक्सेस लेनी पड़ेंगी परपेंडिकुलर, एक ये लेनी पड़ेगी और एक ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अबाउट तो मुझे पता ही है, जस्ट अभी निकाला है मैंने 2/3 एम एल स्क्वायर। इसके अबाउट और निकालना है, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट हो जाएगा 1/6 एम, ये वाली लेंथ एल स्क्वायर। दोनों का सम कर दो तो ये आ जाएगा 2/3 एम एल स्क्वायर प्लस 1/6 एम एल स्क्वायर। यहां 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5/6 एम एल स्क्वायर। समझ में आया। चलते हैं डिस्क के ऊपर। तो डिस्क वाले केस में क्या करना है, बट उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। डिस्क वाले केस में यहां पे हमें पहले निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमें प्लेन के परपेंडिकुलर पता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो इस डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये जो ICM है ये आ जाएगा 1/4 एम, आर की वैल्यू कितनी है, 2r स्क्वायर। तो कितना आ गया, mr स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद तो आपको लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर यहां पे आप I1 की बात करोगे तो I1 आ जाएगा ICM प्लस m, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2r प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। ICM है mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर, ये आ जाएगा 5mr स्क्वायर। सिमिलरली आप I2 लिखोगे, I2 भी लिखोगे ICM प्लस mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2mr स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आप लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप देखो, आपको इसके अबाउट तो पता है, आपको सेंटर के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जस्ट अभी अभी निकाला है। नहीं पता है तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको इसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट होता है 1/12 एम एल स्क्वायर, इसके अबाउट होता है 1/12 एम एल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से I0 बोलूं तो I0 मेरा कितना है, I0 है मेरा 1/6 एम एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं I0 निकालूं तो क्या इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर है, डायमीटर इसका भी I डैश आएगा। तो क्या मेरा ये जो I0 है वो मेरा I डैश प्लस I डैश होना चाहिए, इन दोनों का सम, उससे भी तो सेम आंसर आना चाहिए। मैंने इन दोनों एक्सिस की हेल्प से प्लेन के परपेंडिकुलर निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों एक्सिस की हेल्प से भी तो सेम आंसर आना चाहिए। तो I0 मेरा क्या है, 1/6 एम एल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2I डैश। तो I डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/12 एम एल स्क्वायर। समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे हैं। तो हमने यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ ली, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ ली, ठीक है, और हमने उनकी हेल्प से कुछ आंसर निकालना सीख लिए। अभी भी हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास और एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ बॉडीज, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 1 की कहानी अपन यही समाप्त करते हैं। चलो।